कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इतनी देर तो कभी नहीं सोती तुम, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अर्धांग फिक्र से बोला तो गौरांगी ने बेड से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसका जिद्दी पति जो हमेशा उसे हैरान कर देता है, अब भी वो उसकी आवाज़ की फिक्र साफ महसूस कर रही थी। जबकि गौरांगी ने सोचा तो ये था कि वो बहुत गुस्सा होगा। नहीं, बस मुझे लगता है मैं बहुत थक गई थी कल। सुनो ना, आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। गौरांगी इस कदर एहसासों से बोली कि उसकी खुद की बंद पलकें नम हो उठी। पता नहीं आजकल वो खुद अर्धांग को अपने आसपास उससे ज़्यादा चाहने लगी थी। मुझे भी सच बोलो, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं आ जाऊँ लेने? मैं कुछ भी बोल दूँगा, तुम आ जाओ बस। नहीं, माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। तुम रात को आना, मैं छत पर मिलूंगी तुम्हें, वो बेकरारी से बोली, जो अर्धांग को और बेचैन कर रही थी। हमेशा वो उतावला रहता था, पर वो कंट्रोल में रहे इसलिए गौरांगी खुद को थोड़ा कंट्रोल रखती थी। पर आज शायद वो खुद को समेट नहीं पाई। मैं आ रहा हूँ। नहीं, गौरांगी पलकों के आंसू समेट कर बेड से उतर कर बोली। तुम भी ना, वो हल्का मुस्कुराकर बोली और फ़ोन को कसकर चूम लिया। मुझे सामने से चाहिए, अर्धांग बच्चों जैसा बोला तो गौरांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर जब वो नहाकर बाहर आई, सभा सज चुकी थी। जगमोहन जी अपने भाई के साथ दुकान पर जा चुके थे। आज केशव घर पर ही था। सुप्रिया और प्रिया किचन में, आराधना कुकू को दूध पिला रही थी और वसुधा और विविधा अलग ही चर्चा यात्रा पर थी। और अनुराधा वो बारामदे में पसरी हुई आंखें मसलती हुई सामने का नज़ारा देख रही थी, जहाँ कान्हा और ललिता फिर किसी बात पर भिड़े हुए थे। इस घर में सुकून से सोना भी मुश्किल है, वो बड़बड़ाई। हाँ तो मत सो, शादी तय हो गई है ना तुम्हारी? सोना अपने पति के सर पर, आगे से सुकून से, क्योंकि तुम्हें पाकर तुम्हारा पति तो सुकून से रहेगा नहीं। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं, सुबह सुबह मेरे मुंह ना लग, अनुराधा पूरी आवाज में चिल्लाई। धीरे छोरी धीरे, पास ही में ससुराल है तेरा, कुछ दिन तो भ्रम रखो हमारा, बाद में तो नाक कटनी ही है हमारी, ललिता चिल्लाई। तो लाओ, आपकी नाक मैं पहले ही काट देता हूँ, क्योंकि कर्म तो आपके भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कल मेरा मैच था, आज इन्होंने मेरा बैट तोड़ दिया। पहले ही कह देता हूँ, इनका कोई काम मैं इस शादी में नहीं करूँगा। इनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा फेवरेट बैट तोड़ने की? वो चिल्लाकर हाथ में पकड़ा हुआ टूटा बैट उनकी तरफ करता हुआ गुस्से से बोला। कहा ना, धोखे से टूट गया। वो कुत्ता घर में घुसने देती, उठाकर मारा, टूट गया। खुद को उठाकर मारती या फिर कुत्ते पर खुद कूद कर बैठ जाती? आप उसको काटती या वो आपको काटता? पर मेरा बैट उठाकर क्यों मारा? उस वक्त यही हाथ में आया और तू हंस क्या रही है? माँ हूँ मैं तेरी, कुछ तो कभी लिहाज किया कर। वो सुप्रिया को मुंह फाड़ कान्हा की बात पर हंसता हुआ देख बोली। बात मत बदलो बुआ, आपने जानबूझकर किया ना ये? हाँ किया जानबूझकर, क्या कर लेगा तू? सुप्रिया दीदी, सामान पैक करो इनका, अभी के अभी इनको हरिद्वार की ट्रेन पर बिठा कर आऊँगा। तेरे ऊपर नहीं हूँ छोरे, मेरे भाई अभी जिंदा हैं। अच्छा जिंदा हैं, पर अभी घर पर नहीं है। मैं घर पर ही हूँ, जब तक वो आएंगे आपके हाथ पैर बांध कर कहीं भी घुमा कर वापस भी आ जाऊँगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर आप तो जानती हो ताऊ जी कि मुझसे ही कहेंगे कि कान्हा जाओ अखबार में फ़ोटो देकर आओ आपका, और वो मैं जेब में रखूँगा, अखबार वालों को नहीं दूंगा। बस फिर क्या, 2-4 दिन आसपास ढूंढ कर बात खत्म। छोरा बूढ़ी आत्मा को सताता है, ललिता मुँह में पल्लू लगाकर बोली। बूढ़ी तो हो आप, पर आत्मा वो कब बनोगी ये मुझे बता दो। वो पलट कर बोला तो इस बार ललिता देवी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कान्हा, केशव जो कब से ये सब इग्नोर कर रहा था बाहर आया और उस पर चिल्लाया तो बाकी सब भी हरकत में आए। माफ़ी मांग बुआ से, कुछ भी बोलता है मैं ला दूंगा नया बेड तुझे, वो उनके आंसुओं में आकर बोला। अरे कर्म जले, काहे जीजी के पीछे पड़ा रहता है? कुछ तो मुंह को आराम दे दो। औलादे दी है भगवान ने दो मुझे जीजी, पर दोनों एक से एक खुरापाती। विविधा खिसिया कर बोली। मैंने क्या किया है माँ? अनुराधा मन मना कर बोली। कुछ तो किया ही होगा, तुम्हारा भी पता ही कर लूँगी मैं, अभी के लिए इसको देखती हूँ। कान्हा, जीजी से माफ़ी मांग और बात खत्म कर। बुआ, गोलगप्पे वाला आया है, माफ़ी मंगवाने में टाइम वेस्ट करवाएंगी कि ला कर दूँ? वो पलट कर बोला तो सबने हैरानी से उसे देखा। ठीक है, ला जाकर मीठी खटाई भी लाना, ललिता देवी आंसू पोंछ कर तुरंत बोली।
तो सबने नासमझी से सर हिलाया और कान्हा सबकी तरफ तिरछा देख मुस्कुराया। देखा, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। हाँ हाँ पता है। और बुआ, आप जब इतनी जल्दी मान ही जाना है तो रोती क्यों हो? फिर मैं जा रहा हूँ, केशव उठकर बोला। अरे रुक ना, इसका तो रोज का है। जा छोरा, ले आ गोलगप्पे, अपने भाई के लिए भी लाना। कितने दिन बाद तो आज घर पर हैं। वो बोली तो केशव भी मुस्कुरा उठा। ऐसा ही था कान्हा और बुआ का रिश्ता, कुत्ते बिल्ली जैसा, पर रहना इनको एक घर में ही है। अच्छा बताओ, किसको किसको खाने हैं गोलगप्पे? वो चिल्लाकर बोला तो सब नाटक मंडली ने हामी एक साथ भरी। ओए मिर्ची एक्स्ट्रा, आराधना चिल्लाई। मेरा खट्टा ज़्यादा होगा। और आंगी वहीं पड़ी चारपाई पर पसर कर बोली। हम वहीं चलकर खाएंगे। सुप्रिया और अनुराधा उसके साथ निकल कर बोली। मेरे में मटर ज़्यादा। प्रिया भी कहाँ पीछे थी, तुरंत बोली, जो देख केशव की नज़र उस पर जम गई। किस कदर वो घुली हुई थी घर में, उसकी ज़िंदगी थी वो, उसका प्यार, उसके घर को जोड़कर रखने वाली कड़ी। उसने इशारों से ही उसे आंखों से चूमा तो वो लाल हो उठी। भाई भाभी को आराम से देखिए, पर मेरा बेड पक्का ना? हाँ ला दूंगा। वो कान्हा की तरफ देखकर हंसकर बोला तो कान्हा भाग कर बाहर गोलगप्पे वाले को रोकने चला गया। दोपहर के 2 बजने से पहले ही आशीष टिप टॉप होकर गली के मोड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। आज हल्के बादल थे, वरना इतनी दोपहर में आशीष बाबू की सारी हीरोगिरी उनकी आधी तूफान नामक प्रेमिका के आगे पसीने के रास्ते बह जाती जब तक वो प्रकट होती। इधर नेहा और समर ने मिलने का प्रोग्राम बनाया, जिसके चलते वो खुरापाती दिमाग अनुराधा के पास पहुंची, जो अभी के लिए अलमारी में सर घुसाए जाने क्या ढूंढ रही थी। चाचा से मिलने जा रही हो चाची? वो पीछे से बोली तो एक लहराता हुआ तकिया उसके मुंह पर लगा। दोबारा चाची बोला ना तो तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का जो आज मिलने का प्रोग्राम है उसे टाइप करके सारे घर वालों को सेंड कर दूंगी। तुम्हें कैसे पता? वो हैरानी से बोली। तुम्हारे होने वाले का फ़ोन आया था कल मेरे पास, तभी तुम्हारे उस चंबू भाई को मिलने बुलाया है दोपहर 2 बजे। हाय तू तो कितनी अच्छी है, नेहा उससे लिपट कर बोली। फ्री में कुछ नहीं करती मैं, मेरे असाइनमेंट बना देना। कमीनी है तू। नेहा के तुरंत तेवर बदले। वो मुझे पता है, अब चलो। पर मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने, अभी तैयार होकर जाऊंगी, आखिर मेरी पहली डेट है। वो शर्मा कर बोली। हाँ पहले ये कर लो तुम, 1 घंटा आराम से लेकर, क्योंकि तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम्हारा आशिक दीवाना जो आजकल पार्ट टाइम पुलिस वाला है, वो भी कॉलेज वाली मोड़ पर खड़ा है, दोपहर के 2 बजे गर्मी में पिघलता हुआ। क्या ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वो हैरानी से आगे आकर बोली। क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। वो हाथ स्टाइल से घुमा कर बोली। अब जाओ, जितना टाइम क्या कैसे कहाँ में लगाओगी, उससे अच्छा तैयार हो जाओ। ओके ओके मैं जाती हूँ, तुम बस यहीं रुको। नेहा भागती हुई हवेली की तरफ जाकर बोली। लगभग 2:30 बजे अनुराधा विथ नेहा आशीष के सामने थी। क्या? वो उसे खुद की तरफ देखते हुए देखकर बोली। तुम आधा घंटा लेट हो। सवाल मत करना मुझसे कोई, वरना अगली बार 1 घंटा लेट हो जाऊंगी या फिर आऊंगी ही नहीं। मुझसे मिलना है तो मेरी शर्तों पर मिलो। ओके ओके, पर नेहा हमारे साथ क्यों है? चाचू मैं आपकी कुछ लगती हूँ? इतना क्या बेगानापन, चाची मिल गई तो भतीजी को भूल गए। वो बोली तो अनुराधा ने उसे पलटकर घूरा। सॉरी सॉरी, वो तेरे को नहीं बोल रही, इनको बोल रही हूँ। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर। आशीष उससे पलटकर बोला। मैं लेकर आई हूँ उसे, आगे वाली मोड़ पर उतार देना। क्यों? ये वहाँ लिंगड़ी खेलेगी, वो सड़क के किनारे बच्चों के साथ। आज इसका कंपटीशन है ना? क्या? वो चिल्लाया। मुंह बंद करो, कुछ काम था इसलिए लाई हूँ, आगे उतार देना। हमारी एक दोस्त का घर है, वहाँ से अपने और मेरे असाइनमेंट कॉपी करेगी और वापस आते हुए हम इसे पिक कर लेंगे। और सीआईडी बनना है। वो आशीष की तरफ देख कर बोली। वो पूरी प्लानिंग से थी। और उसकी पूरी प्लानिंग सुन नेहा उसका मुंह देखती रह गई। नहीं चलो, वो गाड़ी खोलते हुए बोला। आगे कॉलेज के मोड़ पर उसने नेहा को उतारा। दूर खड़ा हुआ समर नेहा को दिख गया, उसके हाथ पैर ठंडे हुए। अनु, वो सहम कर बोली। अब जाओ या फिर डेट पर भी मैं ही चली जाऊं। अनुराधा दांत पीस कर धीमे से बोली। आशीष को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेहा मुझे फ़ोन करना, एक फिक्र से उसने बस इतना ही बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। खूबसूरत से रोड साइड रेस्टोरेंट में वो उसे लेकर आया था। अनुराधा की उसकी पसंद पर रस हुआ। उसने मुड़कर उसे देखा, वो वेटर को कुछ समझा रहा था। हेल्दी बॉडी पर बिल्कुल फिट गेहुआ रंग, गोल चेहरा और सिल्की बाल जो उसके अर्धांग से मिला करते थे।
ब्राउन जीन्स और उसके ऊपर लेमन टी शर्ट। वो बहुत हैंडसम लग रहा था तो वो हमेशा से ऐसा ही, पर अनुराधा ने सिवाय उससे लड़ने के कुछ और नोट किया होता तब ना। सबकी जोड़ी मिलाने वाली, लड़कों के मामले में बेशर्म, बोल्ड और लव मैरिज को सर्वोपरि मानने वाली अनुराधा आज अरेंज मैरिज कर रही थी। सोचकर ही वो मुस्कुरा पड़ी। सच ही तो है, जो हम सोचते हैं वैसा हो ज़रूरी थोड़ी ना है, पर जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अनु, उसने प्यार से पुकारा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। मुझसे खुशी से शादी कर रही हो ना? आशीष खाना खाते टाइम आज कुछ संजीदगी से बोला तो उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। मना कर दूंगी तो तोड़ दोगी शादी? अनुराधा पलट कर बोली तो वो गुस्सा गया। जबरदस्ती तो नहीं करूँगा। ये तुम्हें पहले नहीं सोचना था जब पूरे मोहल्ले के सामने बिना मुझसे पूछे शादी करने का रोना लिए बैठे थे? मैं तब डर गया था, इसलिए हो गया सब कुछ। अच्छा, मैं भागने वाली थी किसी के साथ? वो बोली तो उसने हैरानी से उसे देखा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, अब बता दो, पसंद नहीं हूं ना मैं तुम्हें? ये तो मैं पहली बार ही जान गई थी कि अक्ल की कमी है तुम में, वरना सगाई करके कोई ये नहीं पूछ बैठता कि पसंद हूं ना मैं तुम्हें। वो उसकी नकल कर बोली। पर ठीक है, हिम्मत तो है ही तुम में। और सुनो, शादी के बाद मैं 2 साल तक कोई बच्चा नहीं करूँगी। वो बोली तो आशीष कुछ देर ना समझी से उसे देखता रहा और मतलब समझ आते ही उठकर उसके गले से लग गया। तो अनुराधा ने भी आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ कस दिए। वो उसका था और किस्मत से उसकी झोली में आया था। खाना खाया? गौरांगी उसके सीने से लगकर धीमे से बोली। माँ आजकल मेरा बहुत ध्यान रखती है गौरांगी। वो उसके सर पर सर रख उसे अपने दिल की पूरी बात बताकर बोला। जानती हूँ, देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में। वो उससे और सिमट कर बोली। अर्धांग आज उससे मिलने आया था। सावन की पहली फुहार आज उनके प्यार के सबसे पहले अध्याय की गवाह बन उनके साथ थी। एक प्रकृति ही तो ऐसी होती है जो बिना हमारी तैयारी हमारे जीवन के कुछ अनमोल पल हमें वापस कर देती है। वो पहली बारिश हर बारिश में पहला ही एहसास कराती है। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं जल्दी आ जाता, पर माँ मुझे नीचे खाना खिलाने के लिए बुला ले गई थी। और फिर चाची अम्मा, जानती हो ना तुम, आई मिस यू सो मच गौरांगी। आई मिस यू टू। गौरांगी अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी और उसे बाहों में भरे हुए रेलिंग से टिक कर अर्धांग खड़ा हुआ था। बेहद सुकून था गौरांगी को उसके पास। ना जाने क्यों वो इस पल के लिए पूरे दिन मचलती रही थी, फिर खुद ही झुझला उठती थी जब उसे उसके मिलने का एहसास नहीं होता था। उसने सर उठाकर उसे देखा। वही ग्रेनिश आंखें जिनमें भरी हुई शिद्दत की चमक, बिखरे हुए सिल्की बाल हल्की नाम मात्र की फुहार से भीगे हुए थे, और सुरखोट वो सबसे अलग था। क्या देख रही हो? अर्धांग उसके बालों को सवार कर पीछे कर बोला। आज अर्धांग उस रोड साइड लगे हुए बल्ब की रोशनी में उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ अलग ही नूर छाया था उसके चेहरे पर। लाल सलवार सूट जिस पर लहरिया दुपट्टा जो एक साइड कंधे पर बेपरवाही से पड़ा हुआ था, खुले हुए बिखरे बाल, मांग में झलकता हुआ सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ नाक में झिलमिलाती हुई नथ, और उसकी आंखों में उतरी हुई वो सोखी देख वो आखिर ये पूछ ही बैठा। तुम्हें? वो धीमे से बोले। तुम्हारा ही हूँ, देखने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हो। अर्धांग, मेरे पास ही रहो, आजकल मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। वो इस कदर पलट कर बोली कि उसकी आंखों के कोर भीग गए और अर्धांग तड़प उठा। रो क्यों रही हो? मैंने सुबह ही कहा था, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? और नहीं अच्छा लगता तो चलो ना, मैं कल ही आकर ले जाऊंगा तुम्हें। वो बेकरारी से बोला तो गौरांगी एक बार फिर उसके सीने से लग गई। नहीं, तुम भी ना खुद कुछ भी कहो, मैं अगर जरा सा भी प्यार जता दूँ तो हाइपर होने लगते हो। मैं अपने पति से तड़प कर कुछ नहीं कह सकती, या फिर इस पर तुमने ही रजिस्ट्री करा रखी है? वो हल्का सा हंसकर बोली तो अर्धांग ने उसे बाहों में कस लिया। मैं बेचैन होता हूँ तो तुम संभाल लेती हो, और तुम बेचैन होगी तो मैं पागल हो जाऊँगा। पता है, वो आंखें बंद करके बोली। बारिश फुहार से बढ़कर कुछ तेज हुई। भीग जाओगी तुम, देखो बारिश तेज हो रही है। गौरांगी फिक्र से बोली। मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो आया था। वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों के ऊपर बनी छत की दीवार की ओट में ले आया, जहाँ का निकला हुआ छज्जा उनके बैठ जाने की जगह बचाए हुए था।
उसने खुद बैठकर गौरांगी को खुद से सटा सीने से लगा लिया। ये बिल्कुल नॉर्मल से लगने वाला पल भी उनके जीवन की सबसे अच्छी यादों की डायरी में नोट हो रहे थे। पैसा, अच्छे गहने, साड़ियाँ तो बस जरिया है दिखावे का, प्यार तो बस इन्हीं यादों में समाया हुआ है। ये इश्क की शिद्दत बहुत मुश्किल से मिलती है, किसी को समझा कर जता कर मिलने वाली होती तो सबके नसीब में होती, पर ये तो दिलों की हलचल है, वरना लोग बोलते रह जाते हैं कि तुमने दिया ही क्या है मुझे, और सामने वाला उसका मतलब पैसे से निकाल लेता है। एक बार झांक कर देखे कोई हमारे मन में, हम तो सिर्फ उसके इश्क के तलबदार ही बने बैठे हैं। किताबों में लिखी हुई बातें हैं कहकर मजाक ना बनाए कोई हमारा। हम तो बस खाली सड़क पर इन फुहारों के बीच बस हाथ पकड़ चलने 4 कदम, बस उसी पल जिंदगी गंवाए बैठे हैं। शास्त्री परिवार और चौधरी परिवार में अब शादी के कार्यक्रम की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। अच्छे से साथ में शॉपिंग, लड़ाई और बाकी कार्यक्रम सुचारू रूप से होकर अच्छा संकेत दे रहे थे कि सब बढ़िया है। इस बार सबसे अच्छी बात हुई तो ये थी कि इस बार सबसे अच्छी बात हुई तो वो ये थी कि नेहा तो थी ही, इस बार अभियंता और कुलवंती भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल थे। और सोना वो कुछ अलग ही रूप लिए थी आजकल। वो गौरांगी ने काफ़ी करीब हुई थी और बाकी सबसे भी उसकी खूब बनती थी, शायद इसलिए अपनी दिक्कतों से बाहर आ रही थी और अब खुश भी रहती थी, तो अनिमेष भी कुछ फ्री रहता था उसकी तरफ से। शास्त्री परिवार की औरतें आज पुराने गहने पसारे हुए बैठी थीं, जिसमें से कुछ पिछली बार जो गौरांगी के देने के लिए सेट थे पर दे नहीं पाए थे, वो साइड किए गए। बाकी विविधा अपने गहनों से अनुराधा के लिए कुछ बनवाने की सोच रही थी। ये कैसा है जीजी, सोच रही हूँ ये झाले तुड़वा कर अनु के लिए सुंदर सी झुमकी बनवा दूंगी, और ये हार कान्हा की बहू के लिए रखा है मैंने। हाँ ठीक है, तो विविधा सोच रही हूँ प्रिया के लिए कंगन भी बनवा दूँ, कैसा रहेगा जीजी? वह सुधा ललिता की तरफ देखकर बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे विविधा ये कमर पेटी पहनूं मैं, कैसी सुंदर लगती थी मेरी कमर पर जब मैं बनारसी साड़ी पर इसे पहना करती थी। अच्छा कहाँ है कहाँ है? कान्हा, जो अभी उनकी बातों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहा था, उछल कर बोला। ये क्या है देख। ललिता खुश होकर बेल्ट नुमा बारीक काम की हुई कमर पेटी उसकी तरफ करके बोली। नहीं, वो मुझे दिखाई पड़ रही है, कमर कहाँ है? वो बोला तो बाकी बैठे हुए लोग खुलकर हंस पड़े और ललिता का मुंह बन गया। विविधा, इसकी बेबी के लिए रखा हुआ हार मुझे दे, मैं पहनूंगी वो। ललिता भी कम ना थी। सोचना भी मत, मेरी बीबी के गहनों पर डाका डालने वाली टांकू, मेरी जायदाद का हिस्सा खा ही रही हो, मेरी बीबी का भी हिस्सा खाना चाहती हैं? अच्छा जा, कोई ऐसी बीबी मिले तुझे जो तुम्हें मार मार कर सीधा करे, मुझे छेड़ता है मुआ। हाँ तो मैं मार खा लूँगा, पर एक शर्त रखूँगा, मुझे जितना मारना उसका दुगुना मेरे बुआ को मारना है, वरना मेरी बुआ बुरा मान जाएंगी। फिर सोच लो, मैं तो झेल जाऊँगा, आपका क्या होगा? अच्छा चुप कर कान्हा और जाओ। आराधना कह रही थी कि केशव ने टेंट वाले को आने को बोला है जगह देखने के लिए, उनको फ़ोन कर। विविधा ने बात काटी तो वो पैर पटकता हुआ बाहर की तरफ चला गया। सुप्रिया, दीपक जी कब आएंगे? जी बड़ी मामी 2 दिन बाद के लिए बोला है, कह रहे थे फिर शादी तक ड्यूटी यहीं से कर लेंगे। तो ठीक है, वैसे गौरांगी और बाकी सब कहाँ हैं? आपको पता तो है भाभी, अनु और दीदी बाहर गई हैं, तो वो कुकू को लेकर आराम से सो रही है। आई नहीं अभी तक वो तीनों? नहीं। हे भगवान, सुबह की गई हैं ये लड़कियां, अब तक नहीं बहुरी। वैसे आजकल ध्यान दिया तुमने विविधा, गौरांगी कितनी लापरवाह सी रहती है। पहले तो ऐसी ना थी, बेवक्त सोती है, चिड़चिड़ी सी रहती है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ दीदी, मुझे भी लगता है। फिर सोचती हूँ छोटे दामाद कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं उसका, इसलिए शायद आलसी हो गई है। विविधा हंसकर बोली, पर वसुधा का दिमाग शांत नहीं हुआ। शायद, वो धीरे से बोली। उधर गौरांगी सोकर उठी और मोबाइल उठाकर अर्धांग का नंबर लगाया। कहाँ हो? कहीं नहीं, तुम्हारी बहन के लिए आज अच्छी खासी शॉपिंग हो रही है, इसलिए चाची अम्मा और सुनैना दादी को लेकर आया था। उनको क्या पूरा घर आया है, पर आधे लोगों को अनिमेष भाई और आशीष संभाल रहे हैं। वो हल्के गुस्से से बोला, आज उसे समर से मिलने जाना था। पिछले कुछ दिनों से कोई अपडेट टाइम पर नहीं थी उसकी, ऊपर से आजकल उसे खुद नींद नहीं आती थी गौरांगी के ना होने की वजह से।
तो उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा था। यही सब करो, मेरी तो पड़ी ही नहीं है तुम्हें। उल्टी बात मत किया करो, जानती हो सब कुछ, फिर भी बोलना अजीब ही है कुछ। वो तहस में आकर बोला, पहले तो ऐसा नहीं था, इतनी जल्दी अब कैसे बात मान लेते हो मेरी? सोकर उठकर कुछ लोगों का मूड अच्छा होता था। गौरांगी का दिमाग खराब हुआ था। मैं अब भी नहीं मानता सब्जी तुम, ये उल्टी सीधी कसम देने का प्रोग्राम किसका था, याद कराऊं? वो दांत पीस कर बोला। मुझ पर चिल्लाना बंद करो, ये नहीं कि पूछे प्यार से कि खाना खाया कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, और कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? पूछता तो हूँ नहीं, और कल किसने कहा था कि बारिश तेज हो रही है, घर में सब एक जगह लेटे हैं, अच्छा नहीं लगता, और तुम भीग जाओगे, तुम्हें बुखार आ जाएगा। वो उसकी वैसी की वैसी बात गौरांगी को याद दिलाकर बोला। उसके कुछ तेज चिल्लाने से आसपास निकल रहे लोग उसे देखने लगे तो उसने बालों को उंगलियों से पीछे किया, फिर गहरी सांस ले। हाँ, तो मैंने फिक्र तुम्हारी की थी, तुमने की मेरी। 3 बजे बारिश बंद हो गई थी, तब आ जाते, नहीं सो रहे होगे तब। गौरांगी आज उसका दिमाग फिर भी हटाने पर तुली थी। एकदम चुप, एक जवाब और नहीं गौरांगी। फ़ोन चार्जिंग पर लगाती हो अपना, उसे भी देख लिया करो, बैटरी से चलता है वो। कितने फ़ोन लगाए मैंने तुम्हें फिर? वो पलट कर बोला तो गौरांगी को अब कोई जवाब नहीं मिला, तो वो लास्ट में रोने लगी और अर्धांग हमेशा की तरह कमज़ोर पड़ गया। क्यों लड़ रही हो मुझसे? जानती हो ना मुश्किल होता है मुझे तुम्हारे बिना रहना। नींद नहीं आती मुझे आजकल तुम्हारे बिना। और रोना बंद करो। हुआ क्या है? कोई तकलीफ़ है बाबू, मुझे बताओ। नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस आजकल मैं ऐसी ही हूँ। कब आ रहे हो घर? वो आंखों से निकले हुए मोटे मोटे आंसू अपना पोंछ कर बोली। वो खुद ऐसी बातों पर रिएक्ट को गलत ही मानती थी, जानती थी अर्धांग बेसब्र है उसके मामले में, बेहद है वो उसके लिए, पर पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया था। इन सबको घर छोड़कर मुझे समर से मिलने जाना है, उसके बाद रात हो जाएगी, पर मैं पक्का आज कुछ भी हो जाए रात में आऊँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे दूर रहना। मुझे भी, गौरांगी उसकी बात पूरी कर बोली। आई लव यू, वो भीगी हुई आवाज़ में बोला। आई लव यू टू, वो कुछ मुस्कुराकर बोली। उसका जिद्दी सा पति के बहुत रंग थे, जिसमें उसके लिए लड़कर खुद ही इस कदर प्यार से भर जाने का रंग भी शामिल था। मुझे भूख लगी है, कुछ खाकर तुम्हें फ़ोन करूँगी, वो कुकू के साइड से तकिया लगाकर उठते हुए बोली। तुम्हारे लिए कुछ ले लूँ? अपने मन से ले लेना, जो भी लेना मेरे लिए। लहंगा अब की बार भाभी और दीदी ले आई हैं, और अनु वो आज खुद का पसंद करने गई। भगवान ही मालिक है उस दुकानदार का, गौरांगी बोली तो अर्धांग मुस्कुरा दिया। मेरा लहंगा पीच कलर का अनुष्का वाला है, तो तुम गोल्डन कलर की शेरवानी नहीं पहनोगे, वरना स्टेज पर वरमाला पंडित के गले में डाल दूंगी। लोगों से भरी दुकान में अनुराधा फ़ोन पर आशीष से जोरों से बोली तो सब उसका मुंह देखने लगे। धीरे बोल, कान्हा सही कहता है, चुड़ैल है तू। अगर तेरी शादी है तो उसकी भी शादी है, अपने मन का पहनेगा वो। और कौन से तेरे फोटो पेपराजी पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पर, जो इतना हाइपर हो रही है। आराधना उसकी गला फाड़ आवाज़ सुन हाथ में पकड़े लहंगा छोड़ उसके पास आकर हल्की आवाज़ में उसे डांट कर बोली। इसने पूछा था मुझसे शादी की बात करने से पहले कि मुझे अरेंज मैरिज करनी भी है या नहीं? नहीं, पर इस बात का शेरवानी से क्या मतलब? तो मिल रहे हूँ ना इसके मन से मैं इसे, अब जो होगा आगे मेरी मर्जी से होगा। वो फ़ोन कान से हटाकर बोली। हेलो हेलो, उधर से आशीष की आवाज़ आई। सुन लिया है तुमने जो मैंने बोला? गुड, अब शेरवानी की फ़ोटो सेंड करो मेरे पास। वो फ़ोन काट कर बोली। सच कहती हूँ, भगवान ही मालिक है आशीष का। शादी के बाद प्रिया गहरी सांस लेकर बोली। सही में 16 सोमवार व्रत किए होंगे इसने पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आशीष जी से मिला। टेंशन ना लो दीदी, एक बार शादी हो जाए दोनों नहले पर दहला होंगे। आपको पता है लहंगा ही मैडम की मर्जी का है, ज्वेलरी खरीद चुका है आशीष अपनी मर्जी की। प्रिया राजदारी से बोली। हाँ बहुत बढ़िया, अब पता चलेगा उसे परफेक्शन की अम्मा को, बताना मत इसे ये बात। आप टेंशन ना ले, मेरे मोबाइल पर फ़ोटो डाले थे उसने इसे दिखाने के लिए, मैंने दिखाए ही नहीं। बहुत सही किया, वरना उसमें भी अपनी नाक घुसेड़ती कि ये नहीं वो नहीं। बॉलीवुड क्वीन, आराधना खुद से बोली। फिर वापस साड़ियों की तरफ मुड़ गई।
उधर इन सबको घर पटक कर अर्धांग जब समर के पास पहुंचा तो उनके रंग ढंग ही कुछ अलग थे। खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। अरे होना ही था, आखिर उस दिन मिलने के बाद नेहा को गुलाब देकर प्रपोज जो कर ही दिया था, जिस पर उसने शर्मा कर उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर उसे बाहों में भरने का वो एहसास अब तक उसे बिल्कुल वैसा ही याद था। उनकी बात भी होने लगी थी, इसलिए आजकल उसका ध्यान पुलिस स्टेशन और बाकी कामों में कम ही लग रहा था। क्या बात है, पिछले 3 दिन से अर्जुन सर की दी हुई फाइल यहीं पड़ी है, खुद को मेल कर देती, खुद ही तो पहुंच नहीं जाती अब तक मेरे पास। फाइल कितनी लापरवाह हो गई है ना? अर्धांग उसकी तरफ देखकर बोला। ताना मत मारो, मैं बिजी था। अच्छा कहाँ? एक केस में। कौन सा? अभी कल ही हुआ था। कहाँ? वो चेयर पर बैठकर उसी के रंग बदलते हुए चेहरे पर नज़र जमा कर बोला। यार अर्धांग ऐसे मत देखो, बस याद नहीं रहा, वो कुछ झेपता हुआ बोला। क्यों? मेरी बहन ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? अर्धांग बहुत आराम से बोला तो समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच बताओ अर्धांग, तुमने मेरे पास कोई कैमरा लगवाया है क्या? वो अटक कर बस इतना ही बोल पाया। तो अर्धांग ने उसके बालों को संवारा और एक कातिल सी मुस्कान से उसकी तरफ देखा। हाँ तो हम कहाँ थे? वो रिवलिंग चेयर को घुमाता हुआ बोला। अपनी बहन पर। कौशिक वो मुश्किल से मुँह से आवाज़ निकालता हुआ धीरे से बोला। गुड, कोई सवाल मिस्टर परफेक्शनिस्ट समर कौशिक? अर्धांग उस पर नज़र टिका कर बोला। अब जानते तो हो ही, तो इतना बता दो कि पता कैसे चला? गुड क्वेश्चन। वो हुआ यूं कि अनुराधा की सगाई वाले दिन आप पागल प्रेमी की तरह मेरी बहन को बहुत ही बेसब्री से बार बार फ़ोन कर रहे थे, और आपका नंबर उसने लाख छुपाया, पर इतना भी मैं बेवकूफ़ नहीं, तभी जान गया था कि वो तुम्हारा नंबर है। देखो अर्धांग, मैं बताने वाला था, प्लीज़ अब नाराज़ मत हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ नेहा से, और तुम कहो तो मैं कल ही उससे शादी कर लूँगा। मैं कोई धोखा या टाइम पास नहीं कर रहा उसके साथ, तुम तो जानते हो मुझे। समर लगभग गिड़गिड़ाते हुए उससे एक सांस में बोला। रिलैक्स, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी डेट तो बिल्कुल नहीं होने देता अपनी बहन से। क्या अब ये भी तुम्हें पता है? कौशिक फिर से चिल्लाया। बिल्कुल, आशीष ने मुझे जब बताया कि अनु ने उसे फ्रेंड के घर छोड़ा है कॉलेज के मोड़ पर, तभी मैं समझ गया था, क्योंकि मोहल्ले के बाहर इनमें से किसी की भी कोई दोस्त नहीं रहती। तो फिर तुम्हें हमारा रिश्ता मंजूर है? समर हिचकिचा कर बोला। पहले मैं अपनी वाली घर पर ले आऊं, फिर तुम्हारी सोचते हैं, वो बोला तो समर की आंखें चमक उठी। थैंक यू सो मच अर्धांग, मैं बहुत खुश रखूँगा उसे हमेशा हमेशा। आई नो, और अभी ये बात नेहा को मत बताना। कौन सी बात? अक्ल बेच आए हो क्या कहीं, जो बेवकूफ़ों से सवाल करते हो? यही कि मुझे पता है। ओह हाँ, ठीक है, अब काम कर लें। अर्धांग मुस्कुराकर बोला तो वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। इधर थक हार कर आखिर देर रात तक सारी तैयारी एक दूसरे को समझाकर फाइनली शास्त्री भवन में सभी घोड़े बेचकर सो चुके थे। कुछ दिन नहीं थे शादी के, तो दिन भर काम के अलावा कुछ नहीं होता था, और रात को जो जहाँ होता सो जाता। बस गौरांगी को छोड़कर वो दिन में आजकल इतने नैप लेती थी कि फिर देर रात तक भूतों की तरह इधर उधर टहलती, कभी कोई सामान सेट कर लेती। अभी के लिए वो छत पर चली आई। हल्की बहती हुई हवा और खूबसूरत से ठंडी रात को महसूस कर उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, तो हवा के साथ एक जानी पहचानी खुशबू उसके दिल में उतर गई। वो मुस्कुराकर पीछे मुड़ी तो मजबूत बाहें उसके इर्द गिर्द घेरा कस चुकी थी। कब आए? जब तुम आई उससे 2 मिनट पहले। फ़ोन क्यों नहीं किया? अब ज़रूरत नहीं लगती, मेरी बीबी को सब पहले ही पता चल जाता है। वो आंखें बंद किए हुए ही सुकून से बोली। गौरांगी, उसने फिक्र से पूछा। हाँ, तुम्हें बुखार है क्या? शरीर इतना गर्म क्यों है तुम्हारा? नहीं, वो मैं अभी नीचे से आई हूँ ना, कमरे में गर्मी थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। गौरांगी पलट कर उसके सीने से लग कर बोली। आजकल बदली बदली सी लगती हो मुझे। अर्धांग उसे बाहों में कसकर बोला। टिपिकल हस्बैंड वाली बात करना बंद करो, बदल गई हूँ, वो उसकी बात दोहरा कर बोली। अच्छा, तुम यही बात बोलती हो तब? हाँ, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, पत्नियों का हक होता है ये अपने पति को गिन गिन कर ताने मारना।
अच्छा, अर्धांग हल्का हंसकर बोला तो गौरांगी ने उसे ध्यान से देखा। आजकल अर्धांग उसे बहुत प्यारा लगने लगा था। प्यारा तो हमेशा से था, पर कुछ वक्त से उसकी करीबी उसकी पलकें भिगोने लगी थी। इनसिक्योर होने लगी थी उसे लेकर, वो जैसे वो क्यों उससे दूर है, जबकि वो खुद उसे खुद से अभी दूर किए थे। फिर भी उसका मन बेचैन सा रहने लगा था। खाना खाया था? गौरांगी प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। तुमने? मैंने भी, वो बोली तो अर्धांग ने बढ़कर उसके लब चूम लिए। आई मिस यू, वो उसके गले में मुंह छिपाकर बोला। आई मिस यू टू, जल्दी आ जाऊं, मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। बस कुछ दिन और फिर आ जाऊंगी। गौरांगी, तुम्हें सच में बुखार है? वो फिर झटके से सर उठाकर बोला। तुम चलो, मैं डॉक्टर को अभी दिखा कर लाता हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कहा ना, अच्छी भली तो हूँ मैं, और मुझे अभी कहीं नहीं जाना, यहीं रहो मेरे पास। आजकल अच्छी नहीं लगती क्या मैं तुम्हें, जो इतनी जल्दी जल्दी दूर हो जाते हो? वो फिर शुरू हुई। फिर पागल हो गई तुम? झटके आते हैं तुम्हें क्या? यहाँ मैं मरा जा रहा हूँ करीब आने के लिए, तुम्हें अच्छे लगने की पड़ी है। कितने दिन हो गए, सही से हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें मैंने। अच्छा, हाथ तो लगा रहे हो? अच्छा, पता तो है नहीं कि मैं हाथ कैसे लगाता हूँ, जो ये दिमाग चला रही हो? वो बोली तो शर्म की एक लाली गौरांगी के गालों पर सज गई। एक तो पता नहीं आजकल इतना खिली खिली सी क्यों रहती हो, मेरा खून जलाने के लिए। पहले नहीं रहती थी, गौरांगी उसके सीने से लगकर बोली। तो अर्धांग ने जवाब देने के बजाय उसका दुपट्टा साइड कर उसके गले पर अपने होठ रख दिए। गौरांगी की आंखें भारी हुई और दूसरे ही पल वो उसमें और सिमट गई, और उसने भी मोहब्बत की बेताबी को उसे जताने का सिलसिला शुरू किया। कभी कभी प्यार को लफ्ज़ों में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शब्द मिलते ही नहीं उसे बयां करने के लिए। तब प्यार का दूसरा रंग इख्तियार में आता है, जिसे आजकल लोग आम भाषा में इंटीमेंसी कहते हैं। मतलब शारीरिक ज़रूरत, पर इसके मायने कहाँ किसी ने समझे हैं। मायने तो इसके वो हैं जब इश्क के जाहिर होने की ज़बान नहीं मिलती, जब टूट कर किसी पर प्यार आता है, जब सामने वाले को देख आंखें नम हो जाती हैं, गला भर आता है, तब जिस्मों के इस मिलन को इजहार मोहब्बत कहते हैं। अगली सुबह एक बार फिर नई तैयारी के दस्तक के साथ शुरू हुई। हवेली से आज सोना और नेहा आई थी शास्त्री भवन। चाची अम्मा ने भेजा था उन्हें। उनके खानदानी कड़े जो अनुराधा के नाप के होने थे, उसकी नाप के लिए। कैसी है देवरानी जी? वो मुस्कुराकर गौरांगी से बोली। अच्छी हूँ भाभी, आप बताइए, सब तैयारियाँ हो चुकी हैं वहाँ? हाँ, ऑलमोस्ट। अनिमेश और आशीष की ड्यूटी लगी है, और जानती हो जो काम कठिन होता वो दोनों वो काम अर्धांग को दे देते हैं। तो इसमें क्या गलत है भाभी? वो चाय का कप उसे पकड़ा कर सामने बैठकर बोली। गलत ये है कि फिर वही काम उन्हें सरल लगता है और अपना काम कठिन। बोलो भला, ज़्यादा दिमाग चलाने का नतीजा भुगत रहे हैं दोनों। वो बोली तो सामने बैठी आराधना प्रिया हल्का सा हंस पड़ी। वैसे कुकू कितनी प्यारी है ना, वो कुकू को गोद में उठाकर बोली। हाँ, और बहुत शैतान भी हो गई है, कान्हा के रिकॉर्ड तोड़ रही है, आराधना हंसकर बोली। फिर कुकू के बारे में उसे बताने लगी। गौरांगी ने सोना को ध्यान से देखा। एक तड़प थी उसकी आंखों में। गौरांगी जानती थी उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में। एक बार सुना था उसने कुलवंती को चाची अम्मा को फ़ोन पर बताते हुए, पर कभी हिम्मत नहीं हुई डायरेक्ट सोना से कुछ पूछने की। पर वो आज समझती थी कि सही ही किया, वरना अनजाने में वो उसे तकलीफ ही दे जाती। इधर आराधना और आशीष की टॉम एंड जेरी फाइट फिर शुरू हुई। हुआ ऐसा कि आशीष ने ये बोलने की गुस्ताखी कर दी कि वो डाइटिंग ना करे, वो हल्की सी मोटी ही अच्छी लगती है। बस भड़क गई। मोटी अच्छी लगती है वर्ड में से उसे सिर्फ मोटी ही सुनाई पड़ा था। मुझे मोटा बोला तुमने? वो चीखी तो उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। हे कान्हा, ये छोरी नाक कटा कर ही मानेगी हमारी। सर पर ससुराल है इसकी, फिर भी मजाल है आवाज़ में कोई कमी हो। अरे विविधा, गले में बांस की लकड़ी डालकर गला खोल दिया था क्या? ललिता बुआ चिल्लाकर बोली। आवाज़ तो आपकी भी बहुत मधुर है बुआ, इस हिसाब से आपके गले से बांस का पेड़ निकला होगा। कान्हा हाथ में पकड़े हुए झोली वहीं आंगन में पटक उनकी ही खटिया पर पसर कर बोला। हट परे, हाथ मुंह धोकर आ बाहर से। आया और ऐसे ही गिर गया।
बुआ पानी दो आकर, थक गया हूँ, काम करता हूँ, आपकी तरह बड़े बड़े खटिया नहीं तोड़ता। मैं नहीं देती तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, पर पानी तो आपके हाथ से ही पीऊंगा। मेरी बला से ललिता मुंह बनाकर बोली। ठीक है, याद रखना बुआ, ये अमरीश पुरी जैसी शक्ल मधुबाला के नाम पर कलंक तब भी बनवा दी थी मैंने बाकी शादियों में। अब की बार फेशियल के नाम पर आईब्रो में भी ब्लीच लगवा दूंगा, फिर रहना लोटे की शक्ल लेकर पूरी शादी में। वो पूरी धमकी देकर बोला तो ललिता पैर पटकती हुई किचन की तरफ चली गई। उसके बाद कान्हा ने आराम से पैर और हाथ खटिया पर फैलाए कि उसका फ़ोन बजा। अर्धांग का था। हाँ जीजू, कान्हा फ़ोन उठाकर बोला तो उसकी आगे की बात सुनकर वो तुरंत उठकर बाहर की तरफ चला गया। अरे छोरे, पानी तो पी ले, ऐसे ही खड़ी रहना पानी लिए जब तक मैं आना जाऊं, तब भी पीऊँगा, वरना याद है ना लोटे सी शक्ल। वो मुस्कुराकर पलट कर बोला और भाग गया। ललिता जल भून गई, फिर जोर से हंस पड़ी। बन्नी के गोरे गोरे हाथ, मेहंदी लगाओ रे इस पे, बनने का लिख दो नाम। बन्नी हमारी चांद का टुकड़ा, बनना है राजकुमार। आंखों में कजरा, कानों में झुमका, कर दो 16 श्रृंगार। ढोलक बाजे बाजे मजीरा, सहनाई बज रही द्वार। मिलजुल गाओ गीत खुशी के, आया है शुभ दिन आज। गला फाड़ फाड़ कर मोहल्ले की औरतें बन्नी ढोलक की थाक पर गाए जा रही हैं। चाची अम्मा के मुताबिक सबसे बड़ी रस्म हल्दी की होती है, मेहंदी का तो शगुन होता है, इसलिए मेहंदी का कार्यक्रम रात को रख दिया गया था। आशीष की और अर्धांग की हल्दी घर से नेहा और सोना लेकर आ चुकी थी। अब अनु की हल्दी हो और शांति से हो असंभव, तो हो गए सब पीले। पीले फूलों वाले लहंगे का उसने अच्छे से खुद ही सत्यानाश कर दिया था। अरे कोई डीजे बचाओ, अनुराधा चिल्लाई तो मोहल्ले की सारी औरतें खुलकर हंस पड़े। नाक कटवा कर मानेगी ये छोरी, अरे कोई कहेगा इसकी शादी है, अरे हमारे ज़माने में लड़कियां रोते रोते हल्दी लगवाती थी। ललिता बुआ चिल्लाकर बोली। तो मेरे बदले आप रो लो बुआ, वो उनका हाथ पकड़ आंगन के बीचों बीच लेकर आकर बोली। तू ही नाच। अरे नाचो ना बुआ, प्रिया जो सबको नाश्ता दे रही थी हंसकर बोली। संभल कर बुआ, फर्श ना टूट जाए, कान्हा भी चिल्लाकर बोला तो उनका मुंह बना। चुप कर छोरा, मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ, तेरी मुंडन में क्या महफिल सजाई थी मैंने। और आराधना तेरी हल्दी में याद है? हाँ बुआ, अच्छे से, आराधना बोली। अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरे मुंडन होने के बाद ताऊ जी ने नई फर्श क्यों डलवाई, क्योंकि बेचारे बोल तो पाए नहीं होंगे कि मत नाचो ललिता, फर्श टूट रही है तुम्हारे वजन से। तुझे कुछ याद भी है? 5 साल का था तब। वो औरतों को मुंह दबाकर हंसते हुए देख दांत पीस कर बोली। वो मुझे पप्पा ने बताया। चलो वो गलत हुआ, पर दीदी आपकी शादी में ये नाची थी तो कितना बड़ा तूफान आया था उसी दिन रात में, वो मुझे अच्छे से याद है, इनके नाचने की वजह से ही आया था। परे हटो मुए, मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। ललिता उसे मारने के लिए दौड़ी तो कान्हा पूरे आंगन को नाप अनुराधा के साथ ठुमके लगाने में बिजी हुआ। सब अपने में थे, बस गौरांगी हल्दी लगवा कर शांति से बैठी थी। वो महसूस कर रही थी कि हल्दी की महक उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। बस गौरांगी और अर्धांग का सफ़र भी थोड़ा ही बचा है। जिस चीज़ की शुरुआत हुई है, जो इस दुनिया में आया है, उसका अंत तो होना ही है। वैसे ही अर्धांग और गौरांगी की प्यारी कहानी का भी अंत होना है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट भी कम आ रहे हैं, लाइक्स भी। लग रहा है कहानी अब आप लोगों को बोर कर रही हो, लेकिन शिविका जी की एक खासियत है, जब तक कहानी आप लोगों को बोर करना शुरू भी नहीं करेगी तब तक वो कहानी का अंत कर देंगी। उम्मीद है कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है। यार अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक किया करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि इतनी प्यारी और अच्छी कहानी मेरी ऑडियंस के रूह तक पहुंच रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।